दोस्तों, यमन की तरफ से जितने भी हमले उन्होंने अमेरिका या फिर इजराइल की शिप्स पर किए हैं, उनसे अमेरिका को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन अमेरिका हर बार यही बोलता रहा है कि हमने यमन के हमलों को हवा में ही रोक दिया था, उनके टारगेट मिस हो गए, उनकी मिसाइलें शिप पर गिरी ही नहीं। लेकिन अब ये बात साफ हो चुकी है कि रेड सी में यमन ने अमेरिका के कई शिप्स को भारी नुकसान पहुंचाया है। ग्रीस ने भी रेड सी में यमन के खिलाफ अपनी एक नेवल वॉरशिप भेजने का ऐलान किया और ग्रीस ने अपनी वॉरशिप रेड सी में इसलिए भेजने का फैसला किया ताकि अमेरिका के साथ मिलकर वो यमन का मुकाबला कर सके, हुथियों के हमलों को रोक सके। दोस्तों, जिस वॉरशिप को ग्रीस ने रेड सी में भेजने का फैसला किया उसका नाम हाइड्रा फ्रिगेट है। लेकिन जैसे ही इस बात को कंफर्म किया गया कि ये शिप अब रेड सी में यमन के खिलाफ लड़ने जाएगा, तो उस शिप पर जो 17 क्रू मेंबर काम करते थे उन्होंने तुरंत अपना इस्तीफा ही दे दिया। 17 के 17 हाइड्रा फ्रिगेट शिप पर काम करने वाले क्रू मेंबर्स ने अपना इस्तीफा दे दिया। दोस्तों, ये लोग यमन के खिलाफ, हुथियों के खिलाफ लड़ने से इतना डर गए कि उन्होंने रेड सी में जाने से ही इनकार कर दिया और अपना इस्तीफा दिया। अब ग्रीस का ये शिप पूरी तरह से खाली पड़ा है। ऐसा कोई नहीं है जो उस शिप को रेड सी में ले जाने की हिम्मत रखता हो। इतना ही नहीं, ग्रीस ने अब 30 लोगों को ढूंढना शुरू कर दिया है, जिसमें से 17 लोगों को इस शिप पर तैनात किया जाएगा। लेकिन रेड सी में जाने के डर से कोई भी आवेदन ही नहीं कर रहा। दोस्तों, आप समझ ही सकते हैं अब यमन की ताकत को। यमन, जिसे बड़े बड़े देश एक कमजोर और गरीब देश मानते थे, अब उसी ने रेड सी में सुपर पावर कंट्रीज को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। उन्हें इसी बात का डर सता रहा है, अगर कोई हुथियों से लड़ने रेड सी में गया तो वो उसका निशाना बन सकता है। दोस्तों, उधर ब्रिटेन के 2 शिप हुथियों को रोकने के लिए बर्थिंग कर रहे थे। बर्थिंग उस प्रोसेस को कहा जाता है जब जहाज को कहीं रोकना होता है, उसे ठहराना होता है, तो उसे एक एंकर से बांध दिया जाता है और इसी चीज को बर्थिंग कहा जाता है। तो जब बहरीन की एक पोर्ट पर ब्रिटेन के 2 शिप बर्थिंग कर रहे थे, तब वो आपस में ही टकरा गए, जिसके बाद लोगों ने ये कहा इनके शिप तो आपस में ही टकरा रहे हैं, तो ये रेड सी में यमन का मुकाबला क्या करेंगे। हुथियों ने इस बात को अब साफ कर दिया है कि अब हुथी सिर्फ रेड सी में नहीं बल्कि इजराइल की जमीन पर, उसके पोर्ट पर, उसके सैन्य ठिकानों पर भी हमला करेंगे। कुछ दिन पहले ही हुथियों ने कहा था, हमारे पास हथियारों की कोई कमी नहीं और हमारे पास ऐसी ऐसी मिसाइल्स और ड्रोन्स मौजूद हैं जो 1000 किलोमीटर दूर से भी दुश्मन के ठिकानों को मिट्टी में मिला सकते हैं। और हुथियों ने अब अपना वादा समंदर के अलावा इजराइल के खिलाफ जमीनी स्तर पर भी युद्ध करने का पूरा करना शुरू कर दिया है। पिछले 3 महीनों में यमन के हुती विद्रोहियों ने इजराइल के कार्गो शिप को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाया है कि अब इजराइल खुद रेड सी में अपने जहाज नहीं भेज रहा। इसी वजह से हुती विद्रोही अब समंदर के अलावा एंटी बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल की जरूरी जगहों पर अपना निशाना साध रहे हैं। बहरीन, यूएई, कतर, सऊदी अरब और जॉर्डन जैसे देश इजराइल के लिए अपने ट्रक भेज रहे हैं। उनमें तेल, गैस और दूसरे जरूरी सामान बाय रोड पहुंचाए जा रहे हैं इजराइल तक। दोस्तों, पिछले कई दिनों से रेड सी में इजराइल के जहाज ना के बराबर देखने को मिले हैं, लेकिन सामान तो चाहिए, तेल तो चाहिए, गैस तो लगेगी ही। और इसी वजह से यूएई, बहरीन और जॉर्डन जैसे देश इजराइल तक ट्रकों में बड़े बड़े कंटेनर में इजराइल तक सामान पहुंचाने में लगे हुए हैं। पहले माल को कार्गो शिप से बहरीन के पोर्ट पर पहुंचाया जाता है, फिर ये जहाज अबू धाबी की ओर निकल जाते हैं और वहां से सामान को निकालकर ट्रकों में लोड कर दिया जाता है और फिर ये ट्रक सऊदी अरब जाते हैं और लास्ट में
जॉर्डन पहुंचाए जाते हैं, क्योंकि जॉर्डन का वेस्ट बॉर्डर इजराइल से लगता है और वहां सारा सामान इजराइल को मिल जाता है। लेकिन अब यमन के हूती विद्रोही इजराइल को जमीनी स्तर पर भी चुनौती देने के लिए उतर चुके हैं।